हे गाइस, कॉमिक वर्ल्ड के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कितना अच्छा होता अगर जीवन में सब चीजें वैसी होती जैसा हम चाहते हैं। हम लोग इतनी सारी थ्योरीज बना ये लाल लाइट किसने ऑन करी? बंद करो इसको, हाथ जोड़ के कहता हूँ। एक मिनट, फोंडा की ड्रेस भी तो लाल थी। हाँ तो कहाँ थे अपन? वांडा विजन का फाइनल एपिसोड। कितनी सारी उम्मीदें लगाई थी हमने। मेफिस्टो आएगा, डॉक्टर स्ट्रेंज आएंगे, डॉक्टर डूम आएंगे, मिस्टर फैंटास्टिक आएंगे, पर निकला क्या? तो कॉमिक वर्ल्ड से मैं हूं मोहित और आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं वांडा विजन की एंडिंग और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, और आगे जाकर इसका मार्वल यूनिवर्स में क्या मीनिंग हो सकता है। और इसके एपिसोड ब्रेकडाउन को लेकर जो वीडियो है वो कल सुबह 10 बजे तक आएगा। तो बिना अपनी छुपी हुई शक्तियों को जगाए चलिए शुरू करते हैं। कुछ एपिसोड पहले से ही वांडा विजन ने ये चीज़ क्लियर करना स्टार्ट कर दी थी कि हेक्स जो पूरा का पूरा बना हुआ है इसमें किसी और का रोल नहीं बल्कि वांडा का ही है। उसने अपने ग्रीफ, लॉस और डिसअपॉइंटमेंट के कारण जितनी भी फीलिंग्स थी उन्हें कंबाइन किया और इस हेक्स को जन्म दिया। मतलब एक ऐसी ऑल्टरनेट रियलिटी जहां पर सब कुछ अच्छा हो और वांडा यहाँ पे अपनी फैमिली को क्रिएट कर पाए। लेकिन इसके बाद हमें ये पता चला कि एग्नेस जो उसकी एक्चुअली में नोजी नेबर थी वो अकाता हार्कनेस नाम की एक विच है जो बहुत ही ज्यादा एंशिएंट है और उसकी पावर्स को एब्सॉर्ब करने के लिए वेस्टव्यू में आई है। अब इस वाले एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि वांडा और अकाता के बीच में काफी अच्छी खासी फाइट होती है और विजन और व्हाइट वाले विजन के बीच में भी यही सेम चीज होती है। लेकिन विजन व्हाइट वाले विजन को एक शिप ऑफ थीसियस का एग्जांपल देकर उसे पुरानी मेमोरीज मतलब इन्फिनिटी वॉर तक जितनी भी सारी चीजें हुई हैं वो सारी की सारी याद दिला देता है। मतलब हम 200 रुपए देकर थिएटर में गए देखने और इन्होंने फ्री में देख ली। पर अचानक ये सारी की सारी मेमोरीज आने के बाद ये सफेद वाले विजन को कौन सा दौरा पड़ता है मुझे नहीं पता और ये तुरंत ही अपनी छत वत तोड़ के वहां से निकल जाता है और पूरे एपिसोड भर फिर इसकी कोई भी झलक देखने को नहीं मिलती है, जो आई गेस की काफी हद तक सही भी चीज है। क्योंकि अगर व्हाइट वाला विजन इस वाले विजन की जगह ले लेता है इस एपिसोड में तो शुरू के एपिसोड से जिस वाले विजन को हम देखते आए हैं उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती। बट इस पूरे के पूरे एपिसोड और वांडा विजन एज अ सीरीज के बारे में जो सबसे मेन चीज थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि पूरे की पूरी सीरीज को बहुत ज्यादा सिंपल बनाया गया है। कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस थी ही नहीं जिनको हम लोग सोच के चल रहे थे कि ये आएगा वो आएगा फलाना ढिकाना, कोई भी नहीं आया। सिर्फ वांडा, अगाथा, विजन और उनके 2 बच्चे मोनिका, डार्सी और जिमी वू का भी बहुत थोड़ा रोल था, कुछ खास था ही नहीं। इनफैक्ट पिएट्रो भी और कोई नहीं बल्कि अगाथा जो शुरू से रैल्फ चिल्ला रही थी वो निकला। एक्चुअली में अगाथा का जो घर था वो रैल्फ पोनर नाम के एक बंदे का था और उसी को अगाथा ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके पिएट्रो बना दिया। और इसके बाद हम लोग आते हैं इस पूरे एपिसोड के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, वांडा और अगाथा की जो बैटल है उसके ऊपर। तो अगाथा हार्कनेस बेसिकली वांडा के पीछे इसीलिए पड़ी है क्योंकि उसके हिसाब से वांडा जो है वो स्कारलेट विच है और उसकी सारी पावर्स को एब्सॉर्ब करके वो उतनी ही पावरफुल बनना चाहती है। वो बताती है कि उसके बेसमेंट में जो किताब थी जिसे हम पता नहीं क्या क्या समझ रहे थे, मेफिस्टो को बुलाने का तरीका, नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज का गेटवे, वो और कोई नहीं बल्कि डार्कहोल्ड है। एक ऐसी किताब जिसे बुक ऑफ द डैम्ड या बुक ऑफ द सिंस भी कहा जाता है मार्वल यूनिवर्स में। और इसे हम लोग डार्कहोल्ड इसीलिए अज्यूम नहीं कर रहे थे क्योंकि एजेंट्स ऑफ शील्ड में ऑलरेडी डार्कहोल्ड को दिखा दिया गया था। अब डार्कहोल्ड का मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि एजेंट्स ऑफ शील्ड जो है वो अब कैनन नहीं रहा और जो डार्कहोल्ड उसमें दिखाई गई थी वो वैलिड नहीं है। तो नेचुरली अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को डार्कहोल्ड के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बता देता हूँ। तो डार्कहोल्ड बेसिकली एक ऐसी किताब है जिसे एक एल्डर गॉड जिसका नाम कथॉन था या चिथॉन था, जो भी बोलना चाहो आप, उसने क्रिएट किया था। ये बहुत ही पावरफुल एल्डर गॉड था जो डीमन बन गया और इसने अपनी इस किताब के अंदर जितनी भी बुरी चीजें, बुरे स्पेल्स होते हैं वो सारे के सारे लिख दिए। और ऐसा कहा जाता है कि इस किताब का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा डीप और डेंजरस है कि जो भी विच या विजर्ड इसे पढ़ेगा, पहली बात तो हर कोई पढ़ नहीं सकता, लेकिन जो भी इसे पढ़ेगा वो इसी की पावर के थ्रू करप्ट होता जाएगा। वो लोग अपनी सोल्स को लूज कर देंगे और इन अ वे वो चिथॉन से पोजेस हो सकते हैं। अब इस किताब में कई सारे डार्क स्पेल्स हैं, जैसे कि लिम्बो को एक्सेस कैसे किया जाता है, डार्क फोर्स को कैसे कंज्योर किया जाता है, दूसरों के विल को कैसे कंट्रोल किया जाता है। ऑल्दो वांडा ने इन अ वे वो चीज ऑलरेडी कर ली थी, लेकिन इसके अलावा भी ये किताब बताती है कि डीमन चिथॉन को कैसे जिंदा करना है और कैसे वापस लेकर आना है। अब मुझे नहीं पता कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ये लोग चिथॉन को कितना ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे, बट जिस हिसाब से डार्कहोल्ड को इंट्रोड्यूस कराया गया है और वांडा को जैसे बता रहे हैं कि उसकी डेस्टिनी है पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करना, आई एम वेरी श्योर कि आगे जाकर मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में
वो एक बहुत बड़ा और पॉसिबली इविल पार्ट प्ले कर सकती है। अब वांडा अगाथा के साथ फाइट करती है और अगाथा उसका मैजिक एब्सॉर्ब करने की कोशिश करती है, केओस मैजिक जो उसकी औकात से बहुत बाहर है। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर वांडा अपने हेक्स की जो 6 दीवारें होती हैं, मतलब उसकी 6 जो साइड्स होती हैं, उनके ऊपर रून्स बना देती है और इस तरह से वांडा अपना खुद का एक रून मैजिक क्रिएट कर लेती है, जिसके अंदर मतलब इस पूरे हेक्स के अंदर अगाथा अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती। बस फिर क्या बचा था, वांडा अपनी एपिक लेवल की स्कारलेट विच वाली कॉस्ट्यूम में आती है, अगाथा को घसीट घसीट के मारती है और उसे नोजी नेबर बनाकर उसी रियलिटी में वहीं पे छोड़ देती है और कहती है कि वहां पर उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मतलब ये अगाथा वांडा की ऑल्टरनेट रियलिटी वाली अगाथा बन जाती है और उसी स्टेट में फिक्स हो जाती है। ऑल द वांडा से कहती है कि वो लोग दोबारा जरूर मिलेंगे एंड शी इज वेरी श्योर ऑफ इट एंड आई थिंक कि ऐसा जरूर होगा, क्योंकि वांडा की पावर्स को फिगर आउट करने में अगाथा हार्कनेस का कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल होगा। एंड इसके बाद डार्सी, जिसका पूरे एपिसोड में हार्डली 10 सेकंड का रोल होगा, वो हेवर्ड की गाड़ी ठोकती है और इस लेसन को पकड़वाने में मदद करवा देती है। फिर वांडा विजन और अपने दोनों बच्चों को लेकर घर चली जाती है और हेक्स की वॉल्स धीरे धीरे करके क्लोज होने लगती हैं, मतलब हेक्स खत्म होने लगता है और ये लोग बच्चों को अपने गुड बाइज बोलते हैं। लेकिन जब वांडा और विजन एक दूसरे को गुड बाय बोलने लगते हैं तो विजन उससे कहता है कि पहले वो सिर्फ एक वॉइस था, उसके बाद उसे एक बॉडी मिली और अब वो एक मेमोरी बन चुका है एंड हु नोस इसके बाद वो क्या बने। तो इसका मतलब ये भी क्लियर है कि मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में ये विजन का एंड नहीं है। ऑफ कोर्स उसका एक सफेद वाला वर्जन दुनिया में घूम रहा है तो ऑब्वियसली उसका एंड तो हो नहीं सकता। एंड इसके बाद मोनिका वांडा को गुड बाय बोलती है, अपनी पूरी रियलिटी बंद करती है और उससे कहती है कि वो लोग दोबारा मिलेंगे। देन अगेन इस पूरे के पूरे एपिसोड में कोई भी परमानेंट गुड बाय हुआ ही नहीं। हर कोई जो एक दूसरे को गुड बाय बोलता है वो इसके बाद एक लाइन ऐड कर देता है कि वो लोग दोबारा जरूर मिलेंगे, मतलब बाय तो अच्छे से बोल दो। फिर इसके बाद 2 एंड क्रेडिट सीन है, पहला मिड क्रेडिट्स और दूसरा पोस्ट क्रेडिट। अब मिड क्रेडिट में ये होता है कि मोनिका जो वहाँ पे सारी चीज़ें संभाल रही है, उसके पास एक एजेंट आती है और उससे कहती है कि वो लोग थिएटर में उसकी ब्रीफिंग का वेट कर रहे हैं। लेकिन मोनिका जब थिएटर में पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वो एजेंट एक्चुअली में एक स्क्रल है और वो कहती है कि निक फ्यूरी को पता चला कि वो ग्राउंडेड है और वो मोनिका को बुला रहे हैं ऊपर, एग्जैक्टली वहीं पर जहां फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने निक फ्यूरी को देखा था, मतलब सोर्ड के स्पेस वाले बेस में। और ये सुनकर ऑफ कोर्स कोई भी खुश हो जाएगा, मैं ही खुश हो जाता, तो मोनिका भी खुश हो ही जाती है और इसी यहीं पे कट हो जाता है। एंड मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ कैप्टन मार्वल 2 में जाकर कनेक्ट होगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला सीन जो एंड क्रेडिट सीन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आई गेस कि स्पाइडरमैन और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी। अब इस वाले सीन में हम लोग देखते हैं कि वांडा एक्चुअली में कहीं पहाड़ी वहाड़ी में बैठ के चाय पी रही है, अपनी एक उसने कुटिया बना ली है एकदम जादूगरनियों टाइप। और हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में सबसे पीछे वाले कमरे में वांडा का एक और वर्जन डार्क होल्ड को बिल्कुल चाट रहा है। उसके दोनों हाथ हवा में ऐसे हैं और दोनों में लाल गोले बने हुए हैं, अपनी पूरी रेड वाली स्कारलेट विच कॉस्ट्यूम में है वो, और वो डार्क होल्ड के एक एक पन्ने को ऐसे पढ़ रही है जैसे हम एग्जाम से 1 घंटे पहले किताब को देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही, एग्जैक्टली वही लुक है। अब सबसे पहला सवाल तो ये है कि आखिरकार वांडा 2 जगह पर एक साथ कैसे है। तो आई थिंक इसका बहुत सिंपल सा तरीका ये हो सकता है कि वांडा का एस्ट्रल फॉर्म हो। लेकिन अगर वांडा का ये एस्ट्रल फॉर्म है तो हमने पहले भी देखा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज या कोई और भी जब अपने एस्ट्रल फॉर्म में जाते हैं तो उनकी मेन बॉडी वहीं पर फिक्स हो जाती है। लेकिन वांडा की दोनों बॉडीज एक साथ मूव कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि वांडा ने अपना ये जो भी एस्ट्रल फॉर्म है या केओस मैजिक वाला फॉर्म है, इस पर पूरी तरह से अपनी मास्टरी कर ली है। मतलब वो एक साथ 2 चीजें कर सकती है। ऐसी पावर हमें मिल जाती तो कितना कमाल कर लेते हम लोग। और जहां तक बात रही इस पूरे पहाड़ी वाले बर्फीले इलाके की, तो जितना वांडा का सोकोविया से प्यार था तो हो सकता है कि पूरा एरिया सोकोवियन लैंड हो। पर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसी एस्ट्रल फॉर्म में वांडा को बिली और टॉमी दोनों की आवाजें आती हैं जो उसकी मदद मांग रहे हैं, विच इज एक्चुअली वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि हेक्स के खत्म होने के साथ बिली और टॉमी दोनों ही खत्म हो चुके थे। अब इसके पीछे की रीजनिंग मुझे कुछ ऐसी लगती है कि जैसे वांडा ने मान लो हेक्स अपनी पावर्स मतलब केओस मैजिक का यूज करके क्रिएट किया था और फिर वो उसी को खत्म कर देती है और उसके साथ साथ बिली और टॉमी भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन बिली और टॉमी एक्चुअली में उसके केओस मैजिक का पार्ट है, वो केओस मैजिक जिसका डार्क होल्ड किताब से काफी डीप कनेक्शन है। और इनडायरेक्टली इसका मतलब ये है कि वांडा का केओस मैजिक हेल से कनेक्टेड है और हेल में एग्जिस्ट करते हैं कई सारे डीमंस जैसे मेफिस्टो, चथॉन और दुनिया जमाने की चीजें। तो हो सकता है कि उसके हेक्स मैजिक में जो बिली और टॉमी क्रिएट हुए थे, मतलब उसके केओस मैजिक से, वो एक्चुअली में डिस्ट्रॉय ना हुए हों और वापस से इसी डिमेंशन मतलब हेल वगैरह में मूव कर गए हों। एंड जैसे ही वांडा को उनकी आवाज सुनाई देती है तो बिल्कुल भी शॉक नहीं होती, इनफैक्ट उसके चेहरे पर गुस्से वाले एक्सप्रेशंस होते हैं और वो तुरंत ही किताब को बंद करके वहां से निकल पड़ती है।
जो ऑफ कोर्स आगे वाली मूवीज में हमें दिखाया जाएगा। और हमें ये भी पता है कि बिली और टॉमी मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, विकन और स्पीड नाम के, जो आगे मार्वल यूनिवर्स के मतलब मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में यंग एवेंजर्स का पार्ट बनेंगे। वो यंग एवेंजर्स जिन्हें मार्वल अपने आने वाले फेज के लिए ऑलरेडी सेटअप कर रहा है। तो पक्के में डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें इस वाले सीन का नेक्स्ट पार्ट जो है, मतलब इसके बाद क्या हुआ वो पता चलेगा। अब कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। पहली तो ये कि जब वांडा अगाथा के पावर्स को एब्सॉर्ब करती है तो अगाथा उससे कहती है कि वांडा ने कुछ बहुत ही बड़ा अनलीश कर दिया है। अब वांडा ने क्या अनलीश किया है ये क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन इस वाले सीन के बाद एक्चुअली में वांडा अपनी पावर्स को काफी बड़े लेवल पे यूज करने लगी। अब वांडा ने इस एपिसोड में कुछ पावरफुल अनलीश कर दिया है। उसकी डेस्टिनी है दुनिया को डिस्ट्रॉय करना, उसके लुक्स भी इविल है और वो हेल की किताब को पढ़ रही है, उसे स्टडी करके बिल्कुल अपनी पावर्स को एक्सप्लोर कर रही है। तो आई एम वेरी श्योर कि आने वाले टाइम में वांडा जिस भी साइड को पिक करेगी वो शुरू में तो अच्छी नहीं होने वाली। डार्कहोल्ड की पावर्स हैं कि जो भी उसे पढ़ता है वो उसे करप्ट कर देती है, और वांडा का अपने बच्चों को लेकर जो प्यार है वो उसे हो सकता है कि इविल साइड पे पुश कर दे। और जो कुछ भी होगा इसके जवाब हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिल ही जाएंगे। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। मुझे पता है कि शायद मैं बहुत ज्यादा बोल गया हूं, एंडिंग एक्सप्लेन के नाम पे मैंने पता नहीं कौन कौन सी चीजें आप लोग को बता दी हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन वांडा की कॉस्ट्यूम जैसा रेड दिख रहा है, मैं फिर तो नहीं बोलूंगा आप डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस तक, तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करिए और तुरंत ही बटन को रेड से ग्रे बना दीजिए। फिर इसके बाद आप सभी लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड पे फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अगर ऐसी ऑसम टी शर्ट्स चाहिए तो thecomicverse.com पे जाइए और देख लीजिए, एक बार बहुत अच्छी टी शर्ट्स हैं। तो जाने से पहले कॉमिकवर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग मुझे कमेंट्स में चीज़ बताना मत भूलना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, वांडाविजन का फिनाले कैसा लगा। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे काफ़ी ज़्यादा थॉट्स हैं इस पर, जिन्हें मैं एक वीडियो में अलग से बताऊंगा। तो एज ऑलवेज स्टे सेफ, स्टे इनसाइड एंड कीपिंग ऑसम।